पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान साहब की क़यादत में बहुत सारे अजीब अजीब काम किए हैं। अभी एक केस चल रहा है मखसूस नशस्तों का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी एक दरखास्त दायर की है। अब अगर आप इस दरखास्त को देखें तो ये टेक्निकली बड़ी साउंड है। यानी अगर मैं ये कहूँ कि इमरान खान ने एक तीर से कई शिकार कर लिए हैं तो ये गलत नहीं होगा। मैं इस दरखास्त के बारे में आपको कुछ फैक्ट्स बताऊंगा और आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस दरखास्त ने कादी फायद ईसा साहब और जो एक फुल कोर्ट बेंच बना हुआ है उनके लिए कहां मुश्किलात और आसानियां पैदा कर दी है, इलेक्शन कमीशन के लिए कितनी बड़ी मुश्किलात पैदा कर दी है, फॉर्म 47 के ऊपर बनने वाली हुकूमत के लिए और एस्टेब्लिशमेंट के लिए कितनी मुश्किलात पैदा कर दी है। मैं सिर्फ इसको पढ़ के आपको बताऊंगा और साथ साथ आपको बताता जाऊंगा कि एक्चुअली तहरीक इंसाफ ने किस तरह पूरे निजाम को बांधा है इस दरखास्त के जरिए से। दरखास्त कहती क्या है? ये चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान ने मखसूस नशिस्तों के बारे में मुकदमे में फरीक बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के रूबरू मुकदमे की समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई से मुताल्लिक कुछ ऐसी बातें की जो दर हकीकत दुरुस्त नहीं है और इसका मुनासिब जवाब आना बहुत जरूरी है ताकि मामले को दुरुस्त अंदाज में देखा जा सके। इस्तदा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुकदमा में शामिल होने की इजाजत दी जाए ताकि मामले में अदालत की मावनत की जा सके। यानी तहरीक इंसाफ कह रही है कि इलेक्शन कमीशन गुमराह कर रहा है अदालत को और कुछ ऐसी बातें कर रहा है जो गलत है और वो बातें भी तहरीक इंसाफ के मुताल्लिक है और केस अदालत में चल रहा है। तो तहरीक इंसाफ का यह हक बनता है, यानी उन्होंने जवाब दिया कि हमारा इसलिए हक बनता है कि हमारे खिलाफ गलत बयानी हो रही है और हम वहां जवाब देने के लिए मौजूद नहीं है। और काजी फायद ईसा साहब ने टेक्निकली बार बार कहा तहरीक इंसाफ तो है ही नहीं हमारे सामने, तो फिर हम क्यों उनकी बात करें या उनके बारे में बात करें ही क्यों, या उनके बारे में फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो यहां मौजूद ही नहीं है। तो अब तहरीक इंसाफ ने वो जवाब खत्म कर दिया कि जी हम आ गए, हम मौजूद हैं, हमारे बारे में बात हो रही है तो हमें भी सुना जाए ताकि अदालत की मावनत हो सके। मजीद कहा गया कि इस सारे मुकदमे का दारोमदार आइन के आर्टिकल 51 उसका एक झेली आर्टिकल है 6D और E इसके ऊपर है और मज़कूरा आर्टिकल ये कहता है, जिसके बारे में बता रहे हैं आइन का आर्टिकल 51 और उसका आगे झेली जो आर्टिकल है 6D और E, इसमें यह कहता है कि सियासी जमातों को मखसूस नशिस्तें मुतनासिब नुमाइंदगी की बुनियाद पर मिलेगी। यानी जो जितनी सीटें जीतेगा उस हिसाब से उसको मखसूस नशिस्तें मिलेगी। कौमी असम्बली की तमाम नशिस्तों को अगर 100% कहा जाए तो जो भी 40% सीटें जीतेगा उसको मखसूस नशिस्तें भी 40% मिल जाएंगी, जो 70% जीतेगा उसको मखसूस नशिस्तें भी 70% मिल जाएंगी। तो इसको कहते हैं मुतनासिब नुमाइंदगी। तो इस तरह मिलेंगी। आइन ये कह रहा है, आइन का आर्टिकल 51, कोई भी सियासी जमात दो तरीकों से जनरल सीट हासिल कर सकती है। नंबर 1, या तो पार्टी उम्मीदवार उनका बराह रास्त इलेक्शन के अंदर जाए और कामयाब हो जाए, या फिर मुंतखब आजाद अरकान कामयाबी के नोटिफिकेशन के 3 दिन के अंदर अंदर उस जमात में शामिल हो जाए। आजाद अरकान शामिल होने के बाद उसे पार्टी की हासिल करदा मजमूई अरकान की तादाद में शामिल किया जाएगा। यानी आजाद जो है उस पार्टी का हिस्सा बन जाएंगे और मुकम्मल तादाद में आ जाएंगे और उसी मजमूई तादाद पर पार्टी को मुतनासिब नुमाइंदगी की बुनियाद पर मखसूस नशिस्तों में हिस्सा मिल जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने 2018 के आम इंतखाबात में आर्टिकल 51 झैली आर्टिकल 6D और E की दुरुस्त तशरीह करके एक सियासी जमात बलोचिस्तान अवामी पार्टी को भी मखसूस नशिस्तें दी जिसने आम इंतखाबात में बराह रास्त कोई सीट नहीं जीती थी। यह बात मैंने आपको बहुत पहले बताई थी कि इलेक्शन कमीशन माजी में एक ऐसा काम कर चुका है जो इसके गले पड़ेगा और वो तहरीक इंसाफ ने निशानदेही की। तहरीक इंसाफ ने बताया कि जनाब बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने इलेक्शन के अंदर एक भी सीट नहीं जीती थी, आजाद जीतने वाले उसके अंदर शामिल हुए थे, फिर वो जो जीतने वाले शामिल हुए थे उनकी बुनियाद पर मखसूस नशिस्त की मुतनासिब नुमाइंदगी उनको मिल गई थी। तो इस तरह तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी मिलनी चाहिए, या आप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कहें। तो इसका उन्होंने एक बताया भी कि बराह रास्त सीट नहीं जीती लेकिन फिर भी इनको मिल गई। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि आइन का बुनियादी मकसद अवामी मैंडेट के मुताबिक कौमी और सूबाई असम्बलियों का क़याम है, जबकि पीटीआई को मखसूस नशिस्तें ना देने से ना तो कौमी और सूबाई असम्बलियों की हैसियत हकीकी नुमाइंदा के मुताबिक होगी और ना ही ये असम्बलियां अवाम की मर्जी का मजहर होंगी। यानी जो जमातें हारी हैं इलेक्शन उनको अगर आप सीटें दे देंगे तो वो तो अक्सरियत में आ जाएंगी और उनके पास तो बहुत ताकत आ जाएगी, और जो लोग इलेक्शन जीते हैं जिनको लोगों ने वोट डाले उनकी सीटें आप छीन लेंगे तो वो नीचे चले जाएंगे, ये बता रहे हैं। और ना ही ये असम्बलियां अवाम की मर्जी का मजहर होंगी। पीटीआई ने 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद आइन के मुताबिक अमल करते हुए अपने अरकान को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होने को कहा। पीटीआई ने बार बार इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए, यह सवाल बार बार उठाया जाता है
कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन क्यों नहीं करवाए। कादी साहब भी कहते हैं इलेक्शन ही नहीं करवा रहे आप इलेक्शन क्यों नहीं करवाते अपनी पार्टी में कुछ। इस तरह वो बात करते हैं कि जैसे पीटीआई ने कभी इलेक्शन करवाए ही नहीं। अब पीटीआई बता रही है कि हमने तो बार बार इलेक्शन करवाए, सुप्रीम कोर्ट के 13 जनवरी के फैसले के बाद भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए। यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया बल्ला छीनने वाला, उसके बाद इन्होंने इलेक्शन लड़ा, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए। लेकिन हर बार इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर एतराजात उठाए, जबकि यह सलूक किसी और सियासी जमात के साथ नहीं किया गया। यह कि पीटीआई ने 8 फरवरी के आम इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवारों को टिकट जारी किए और इंतखाबी निशान हासिल करने के लिए यह टिकट 13 जनवरी शाम 4 बजे तक अपने अपने मुतल्लिका रिटर्निंग अफसरान के पास जमा कराने का कहा गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसी दिन पेशावर हाई कोर्ट के 10 जनवरी के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर रात गए तक समाअत की 13 जनवरी को। और समाअत के दौरान यह देखते हुए कि हाई कोर्ट का फैसला मुमकिन तौर पर कलअदम हो जाएगा, उसने पीटीआई के लिए खतरनाक सूरत पैदा कर दी, क्योंकि यह इम्कान पैदा हो गया कि अब पीटीआई के उम्मीदवारों को मुश्तरका इंतखाबी निशान ही नहीं मिलेगा, सबका अलग अलग निशान हो सकता है। तो इस सूरत में पीटीआई ने फौरी तौर पर पीटीआई नजरियाती के साथ मुतबादिल बंदोबस्त किया और पीटीआई नजरियाती ने पीटीआई उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिए। पीटीआई की तरफ से अपने उम्मीदवारों को पीटीआई नजरियाती के टिकट हलफनामे के साथ मुतल्लिका रिटर्निंग अफसरान के पास जमा कराने का कहा गया। यह इंतजाम इसलिए किया गया ताकि पीटीआई उम्मीदवार एक मुश्तरका इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ सके। अब वो बल्लेबाज का निशान आ गया तहरीक इंसाफ नजरियाती का, उनके साथ सेटलमेंट होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और वोटर की कोई जो बहुत बड़ी तादाद है वो अपने हक के रायदही से महरूम ना हो जाए, वोटर गुमराह ना हो, एक ही निशान हो पूरे मुल्क में जाके उसके ऊपर वोट डाले। पीटीआई के बहुत से उम्मीदवारों ने मुकर्रर वक्त से पहले पीटीआई नजरियाती के टिकट हलफनामे समेत अपने अपने मुतल्लिका रिटर्निंग अफसरान के पास जमा कर लिए। लेकिन ऐन उसी वक्त पीटीआई नजरियाती के चेयरमैन कौमी टेलीविजन पर नमूदार हुए और पीटीआई नजरियाती के टिकटों से लाताल्लुकी जाहिर कर दी कि जनाब हमने तो टिकट ही नहीं दिए। वो याद है आपको, अचानक पीटीआई नजरियाती के चेयरमैन आए, उनके मुंह पे चपेटों के निशान भी थे गालिबन, और वो बहुत परेशान थे, घबराए हुए थे। वो सारी दुनिया को आइडिया था ये क्या हो रहा है। बहरहाल उन्होंने आकर कहा कि मेरा कोई तल्लक नहीं है, मैंने कोई टिकट नहीं दिए। तो जब उन्होंने ये किया, इलेक्शन कमीशन ने भी तमाम रिटर्निंग अफसरान को हदायत जारी कर दी कि जिन उम्मीदवारों ने पीटीआई से ताल्लुक का हलफनामा दिया है, इनकी तरफ से पीटीआई नजरियाती के टिकट मंजूर ना किए जाए। उन्होंने कहा जी पहले ये पीटीआई के साथ ताल्लुक का हलफनामा सारे लोग दे चुके हैं, लिहाजा इलेक्शन कमीशन ने उस वक्त ये कहा था कि एक उम्मीदवार 2 पार्टियों से ताल्लुक नहीं रख सकता, लिहाजा नजरियाती वाला फारग कर दिया था उन्होंने। इलेक्शन कमीशन के खत के बाद पीटीआई उम्मीदवारों ने नजरियाती के टिकट और हलफनामे वापस करके पीटीआई के टिकट जमा करवा दिए। बहुत से उम्मीदवारों के टिकट रिटर्निंग अफसरान ने उनकी फाइल के रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया और बहुत सारों ने नहीं बनाया, या इलेक्शन के जो एक फैसला सुप्रीम कोर्ट का आ रहा था उसके साथ उसको मशरूत कर दिया। इस दौरान इलेक्शन कमीशन टिकट जमा करवाने का वक्त बढ़ाता रहा और रात 12 बजे तक वक्त बढ़ाया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने रात 11 बजे मुख्तसर फैसला सुनाकर इलेक्शन कमीशन की दरखास्त मंजूर कर दी, जिसके नतीजे में तमाम रिटर्निंग अफसरान ने पीटीआई के टिकट मुस्तरद कर दिए और बाद में पीटीआई के टिकट वसूल करने से इनकार कर दिया। पीटीआई के उम्मीदवारों को आजाद करार देकर उन्हें आजाद उम्मीदवारों के लिए मुख्तस इंतसाबी निशान अलॉट कर दिए गए, जिसके नतीजे में एक कौमी असम्बली के हल्के की सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों का सबके अलग अलग किस्म के निशान हो गए और पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं उनके लिए पहचानने के लिए मुश्किलात पैदा हो गई वोटर के लिए। लेकिन 8 फरवरी को पाकिस्तान की आवाम ने इन तमाम मुश्किलात के बावजूद पीटीआई को वोट डाल दिए। आवाम के इस इज्तिमाई रद्द-ए-अमल का असर यह हुआ कि इंतखाबी नताइज जब आ रहे थे तो 8 और 9 फरवरी की दरमियानी रात में शब खून मारा गया और फार्म 45 में जालसाजी की गई और कौमी असम्बली के कम से कम 80 इंतखाबी हलकों के नताइज को तब्दील करके पीटीआई के उम्मीदवारों की जीत को हार में तब्दील कर दिया गया। लेकिन तमाम हरबों के बावजूद तहरीक इंसाफ 91 नशिस्तें जीतने में कामयाब हुई। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन रूल्स 94 और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इंसार करते हुए पीटीआई के कामयाब उम्मीदवारों को आजाद डिक्लेयर कर दिया और मखसूस नशिस्तों के लिए आइन के आर्टिकल 51 झैली आर्टिकल 6 के मुताबिक कामयाबी के नोटिफिकेशन के 3 दिन के अंदर अंदर किसी सियासी जमात में शामिल होने को कहा गया। और फिर ये लोग जो है वो इनके पास सियासी वजूहात थी जिस बिना पर पीटीआई में शामिल होना मुमकिन नहीं था। फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अंदर ये लोग शामिल हो गए। पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का एक दरीना ताल्लुक रहा है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन के बारे में उन्होंने बताया कि वो पीटीआई का इंतखाबी निशान उन्होंने मांगा था और कौमी असम्बली के हल्के NA 104 से कामयाब हुए। माजी में इलेक्शन कमीशन ने जो तशरीह ठीक की थी आइन के आर्टिकल 51 की, जिसने आम इंतखाबात में एक जमात ने हिस्सा भी नहीं लिया और ना ही तरजीही लिस्ट जमा कराई, लेकिन उसे मखसूस नशिस्तें दी गई थी। और मज़कूरा आर्टिकल में ऐसी कोई शर्त नहीं कि आजाद उम्मीदवार ऐसी सियासी जमात से होगा जिसने आम इंतखाबात में कम से कम एक जनरल नशिस्त जरूर जीती हो, यानी ऐसी जमात में शामिल होगा आजाद उम्मीदवार जो कम से कम एक सीट जीता हो। ऐसी तो शिक माजी में थी कोई नहीं, कोई शर्त नहीं थी, लिहाजा अब यह शर्त कहां से आ गई। बहरहाल उसमें फिर इलेक्शन के एक आर्टिकल 104 का भी हवाला दिया गया
और फिर ये बताया गया कितनी कितनी सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कहां कहां बनती है और किस तरह उनको सीटें दी जाएं। और फिर उन्होंने अपना पूरा मुकदमा जो है वो समअप करके अदालत के सामने रख दिया। अब ये अवाम की मर्जी से वो कह रहे जी इनकार किया जा रहा है, ये एक धौंस और धांधली है और रियासत के आईनी और कानूनी ढांचे में तरमीम का खतरा सर पे मंडला रहा है। यानी नाम लिए बगैर एक और चीज भी कर दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है और जो लोग जीते भी नहीं उनको 2/3 अक्सरियत दिलवाई जा रही है ताकि रियासत के अंदर जो आईन मौजूद है उसके ढांचे में तब्दीली की जा सके। अब वो क्यों तब्दीली करनी है, वो एक इसलिए तब्दीली करनी है कि एक एक्सटेंशन हो जाए। तो नाम लिए बगैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक्सटेंशन वाला मामला भी यहां पे छेड़ दिया। तो ये है जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो दरखास्त जिसको इन्होंने शामिल किया है। तो एक तीर से बहुत सारे शिकार किए अगर आप गौर करें तो। नाज़रीन कुछ और खबरें भी हैं और रऊफ हसन साहब ने 2 बड़ी अहम चीजें की हैं। उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब ने जो शहबाज शरीफ ने ऑफर किया है बड़ा कैटेगोरिकली इमरान खान साहब ने कह दिया जी कोई मुज़ाकरात नहीं करने इनके साथ। उन्होंने क्या कहा ये मैं आपको बता देता हूं। इमरान खान ने कहा है कि मैंडेट चोरों से कोई बात नहीं होगी, कोई डील नहीं करूंगा। शहबाज शरीफ की मुज़ाकरात की पेशकश को इमरान खान साहब ने मुस्तरद कर दिया है। तो ये तो रऊफ हसन साहब ने बहुत क्लियरली बता दिया। एक और बात उन्होंने बताई, उन्होंने कहा जी फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल वगैरह एस्टेब्लिशमेंट के छोड़े हुए लोग हैं। इमरान खान ने वाजे कहा है कि ये लोग अब पार्टी से बाहर हैं। ये वो चूहे हैं जो जहाज से उस वक्त छलांग मार गए जब वो डूब रहा था। रऊफ हसन साहब ने इमरान खान साहब से मुलाकात की और उसके बाद यह दावा किया कि ये बातें इमरान खान साहब ने की हैं। अब मामला यह है कि कुछ सवाल और भी पैदा हो गए हैं। वो ये कि अचानक शेख रशीद साहब आते हैं और दर्जनों इंटरव्यू दे देते हैं और उससे पहले वो बोल नहीं पा रहे थे, बात नहीं कर पा रहे थे। अचानक फवाद चौधरी साहब भी इंटरव्यूज देना शुरू कर देते हैं और बहुत सारी वो बातें करते हैं। इमरान इस्माइल साहब के इंटरव्यूज आ जाते हैं। अली जैदी साहब जो है वो मीडिया पे आपको नजर आना शुरू हो जाते हैं। असद उमर साहब भी इंटरव्यू दे देते हैं। तो ये एकदम वो लोग जो इमरान खान साहब को छोड़ गए थे इनका एकदम मुतहर्रिक हो जाना और तहरीक इंसाफ के अंदर एक नई किस्म की ग्रुपिंग का पैदा हो जाना, अगर इन सारी चीजों को आप जोड़कर देखें तो ऐसा नहीं लगता कि ये सब कुछ ऑर्गेनिकली हो रहा है। लगता है कि इस सारे के पीछे भी कोई ना कोई मेहनत कर रहा है या कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जिसकी पर्दादारी है और अभी तक हम उसके बारे में नहीं जानते। बहुत मुमकिन है कि इमरान खान साहब के दिमाग में कुछ और चल रहा हो और लोगों को उस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। हो सकता है इमरान खान के दिमाग में वही चल रहा हो जो रऊफ हसन आकर बता रहे हैं और हमारे पास दूसरा कोई जरिया नहीं है। और रऊफ हसन साहब के पास ये मार्जिन भी बहुत कम है कि अंदर इमरान खान साहब उनको कुछ और कहें और वो बाहर आकर कुछ और कह दें। वजह यह है कि इमरान खान साहब को उनकी बहनें भी मिलती हैं, उनको उनके वकला भी मिलते हैं, उनको उनकी पार्टी के लोग भी मिलते हैं और सहाफियों से भी उनकी वीकली मुलाकात हो जाती है हफ्ते में 1-2 दफा। तो ये 4 किस्म के लोग इमरान खान साहब को मिलते हैं। तो इमरान खान साहब का नाम लेकर बाहर आकर झूठ बोलना बड़ा मुश्किल है। अगर फवाद चौधरी साहब वगैरह के बारे में, इमरान इस्माइल के बारे में, बाकी लोगों के बारे में ये स्टेटमेंट बाहर आया है तो फिर हमें इसके ऊपर बिलीव करना पड़ेगा कि फिलहाल इमरान खान साहब यही बात कर रहे हैं और इनके मुस्तकबिल का अगर कोई फैसला होना है तो वो इमरान खान साहब ने बाहर आकर ही करना है। नाज़रीन उलमा ने मुस्तरद किया अमरीकी करारदाद को और ताहिर अशरफी साहब का नाम भी सामने आ गया। मेरा सवाल फिर वही है, क्या ये वो सारे आलम दीन है जो जब अमेरिका मुदाखलत करके धमकी लगा रहा था और ये कह रहा था कि इस जमहूरी हुकूमत को गिराओ, इस तरीके अदम एतमाद के नतीजे में तो आपको माफी है, और अगर इस जमहूरी हुकूमत को ना गिराया गया तरीके अदम एतमाद के नतीजे में तो आपको नताइज भुगतना पड़ेंगे। यह धमकी थी या अब जो कांग्रेस की करारदाद है वो धमकी है? अब की करारदाद तो यह है ना कि इलेक्शन में जो धांधली हुई है उसके ऊपर तहकीकात करवाई जाए, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां बंद की जाए, लोगों को बोलने का राइट दिया जाए, लोगों के ऊपर जुल्म और जबर बंद किया जाए, आजादी इजहार राय भी और जमहूरियत की आजादी होनी चाहिए। ये वो सारी चीजें जो पाकिस्तान में रोजाना हम भी बोलते, और ये वो सारी चीजें जो यही वाली हुकूमत जो आज हुकूमत में है कल अपोजिशन में थी वो भी यही बात करती थी। इसको आप धमकी नहीं कह सकते, इसको आप एक ऐसा मुतालबा कह सकते हैं जो जमहूरी है और पाकिस्तान का आइन भी इसके लिए सपोर्ट करता है। तो ये जो मौलवी हज़रात हैं, ताहिर अशरफी साहब वगैरह, ये पहले चुप थे जब धमकी लग रही थी और आज धमकी नहीं लग रही तो इन्होंने रोला डाला हुआ है और ये स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट दे रहे हैं कि पाकिस्तान भी करारदाद लेकर आए। पाकिस्तान लाए करारदाद, फिर देखते हैं क्या होता है। नाज़रीन जो अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन है ना उसके हवाले से कुछ डेवलपमेंट्स हैं, मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। फजलुर रहमान साहब ने भी कबायली जगह बुलाया है, कुछ और स्टेटमेंट भी आ रहे हैं, गवर्नमेंट ये बता रही है कि इस ऑपरेशन में करना क्या है। तो एक्चुअली ये सारा मिलाकर होने क्या जा रहा है इसके ऊपर नेक्स्ट वीलॉग में बात कर लेंगे। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।